हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चा, आज की क्लास में हम करेंगे जो क्लास 12 की बायोलॉजी का। जैसे हर डेली हमारा क्या है कि हम किसी न किसी चैप्टर का कोई ना कोई क्वेश्चन करते रहते हैं। इसी तरह आज की क्लास में हम देखेंगे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे है बेटा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी आपसे ये क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको वो तैयार करने हैं, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये बता देना चाहती हूँ कि अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो कि आपने अभी कहीं पे भी ज्वाइन नहीं की। आपको लगता है कि मेरी जो तैयारी एकदम जीरो लेवल है, मैंने अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो उन सारी बच्चों के लिए यहाँ पे एक बेहतरीन मौका ये है कि उन सबके लिए शिखर बैच 2.0 स्टार्ट कर दी गई है, जिसमें कि इसमें डेली क्लासेस हो रही है। बहुत सारे बच्चे इस बैच में ज्वाइन होकर क्लास को भी ले रहे हैं। तो आप सभी बच्चे जो इच्छुक है वो भी अपनी तैयारी को, आप अगर चाहते हो कि नहीं मैं भी बोर्ड एग्जाम में टॉप करूं, मेरा भी अच्छा नंबर आए, तो आप इस चीज को यहाँ पे इस बैच से ज्वाइन होकर तैयारी को अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। अब इस बैच में बेटा आपका क्या है, चैप्टर 1 से स्टार्ट कराया गया। अब अगर आप किसी भी कोचिंग में जाते हो, मानो आप अगर ऑफलाइन में जाते हैं तो भी आपके सिलेबस बहुत ज्यादा कंप्लीट हो चुके हैं, या अगर आप ऑनलाइन में जाते हैं तो भी आपके सिलेबस बहुत ज्यादा वहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे उन बच्चों के लिए जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, ठीक है। अब इस बैच में आपको बेटा प्रोवाइड क्या किया जा रहा है, आपके डेली क्लास है, ठीक है। जो आपकी क्लासेस हैं वो क्या होती है, आपकी डेली क्लास है, लाइट आउट क्लास है, क्लास नोट पीडीएफ है, ऑनलाइन वीकली टेस्ट है और स्टडी मटेरियल है। डेली आपकी 10 घंटे क्लासेस होती है, ठीक है। 10 आवर आपकी डेली क्लासेस होगी। उसके बाद क्लास के बाद जो आपने पढ़ा वो आपको लाइव जो नोट्स वो मिलेंगे। इसके बाद आपको लाइव डाउट क्लास, मानो अगर आपने कोई ऐसे टॉपिक पढ़ा जो आपकी टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाई है, जो क्लियर नहीं हो पाई है, उसके लिए आपकी लाइव डाउट क्लासेस, ठीक है। इसके साथ साथ बेटा क्लास नोट पीडीएफ है ना। इसके बाद ऑनलाइन वीकली टेस्ट, हफ्ते में एक दिन आपका टेस्ट होगा। इसके बाद स्टडी मटेरियल, आपको ऐसा बुकलेट दिया जाएगा जिससे कि आपको किसी भी अदर बुक को खरीदने की जरूरत ना पड़े, अगर आप खरीदने के योग्य नहीं है तो, ठीक है। इसके बाद पूरे कंप्लीट सिलेबस के महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर और पिछले 5 साल का पेपर भी करवाया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि डेली के डेली आपके कुछ न कुछ जो जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में आने के जिस क्वेश्चन के चांस होते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपसे करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको बैच में भी मिलेंगे और आपको डेली, अभी यहाँ आपका क्या है कि 1 घंटे हो रहा है, लेकिन वहां पे आपको 10 घंटे की डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। तो जो भी बच्चा 10 घंटे पढ़ने के लिए तैयार होगा वो आए इस बैच में और अपनी तैयारी को एकदम अच्छी बनाए, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको इस बैच से ज्वाइन होने के लिए आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। इस ऐप को डाउनलोड करेंगे और इस बैच से आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर फिर भी आपको इतना कहीं भी दिक्कत हो रही है तो आप इस नंबर पे 9305771375 पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं, या इस नंबर पे कॉल करके भी इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। छोटी सी अमाउंट पे फीस है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप एकदम तैयारी को एकदम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर, चलिए क्लास की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला सामने बेटा आपके फ्रंट पे क्वेश्चन खुल चुका है। आप बताइए कि एक प्रारूपी आवृत्त बीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानी की संख्या होती है। एक प्रारूपी, बताओ फटाफट सारे बच्चे आंसर बताओ कि एक प्रारूपी, ठीक है, एक क्या है प्रारूपी आवृत्ति बीजी, ठीक है। क्या है एक प्रारूपी, क्या है आवृत्ति बीजी पादपों में परागकोश में जो लघु बीजाणुधानी होती है, तो लघु बीजाणुधानी की संख्या होती है, कितनी होती है बताओ बेटा। 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। फटाफट आंसर बताओ, तब तक मैं डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है। आप अपने आंसर को फटाफट बताओ। ये बेटा आपके परागकोश है, आपने पता है ये आपका होता है एंथर पार्ट्स, ठीक है। क्या है, एंथर पार्ट्स है। ये आपका क्या है, फिलामेंट है, फिला, ठीक है। क्या है, फिलामेंट है, ठीक है। क्या है, फिलामेंट है, ओके। जब आप इसको सेक्शन कट करते हो, सेक्शन आप अपने आंसर को बताते चलो, ठीक है। जब हमने क्या करते हैं, हम इसका सेक्शन कट करते हैं, तो सेक्शन कट करने पे हमें कुछ इस प्रकार की संरचना यहाँ पे नजर आती है, ठीक है। क्या नजर आता है, देखो, एक लोब से यहाँ, एक लोब से, ठीक है, आगे इधर आता है, एक लोब से इधर, एक लोब से इधर, ठीक है। ये पाली कुछ आपको इस प्रकार की संरचना में बन जाती है, ठीक है। ये संरचना नजर आती है। ये आपकी 2 पाली होती है। 2 पाली में बेटा प्रत्येक में आपको एक यहाँ संरचना, एक यहाँ संरचना, एक यहाँ संरचना और एक ये संरचना, आपको कुछ इस प्रकार की संरचना, जब आपने इस परागकोश को आपने क्या किया, इसका सेक्शन कट किया,
जब आपने सेक्शन कट किया तो सेक्शन कट करने पे आपको कुछ इस प्रकार की जो संरचनाएं क्या होती है, नजर आती है। ठीक है, तो बताओ अब किसी किसी का आ रहा है 1, किसी का 2, किसी का 3, 4, तो बेटा यहाँ पे जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 बोला है वो राइट आंसर है कि एक जो प्रारूपी आवृत्त बीजी का जो परागकोश होता है, तो परागकोश में जो लघु बीजाणुधानी की संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। 1, ठीक है, 1, 2, 3, 4, और इनमें क्या होता है, परागकण या लघु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन, बीजांड का वह स्थान, ठीक है, जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं। अब बीजांड का वह स्थान जहां से बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बताओ। निभाग कहते हैं, नाभिका कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, या माइक्रोपाइल कहते हैं। फटाफट बताओ आंसर। एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आपकी क्लास हो चुकी है, क्लास में आप इसको अच्छे से पढ़ भी चुके हो। तो बताओ कि बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड जुड़ा होता है, ठीक है, जो हमारा बीजांड है, जो ओव्यूल है जो जुड़ा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं। निभाग कहते हैं, नाभिका कहते हैं, या केंद्रक कहते हैं, या माइक्रोपाइल, यानी कि हिंदी में आप इसको क्या बोलते हो, बीजांड द्वार। बताओ क्या कहते हो, बताओ। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। देखो अब बीजांड की बात हो रही है, बीजांड, तो बीजांड का स्ट्रक्चर बेटा आपका कुछ क्या होता है, इस प्रकार का होता है। ठीक है, जो आप बीजांड देखते हो तो आपका जो बीजांड होता है इसकी संरचना आपको किसी इस प्रकार की देखने के लिए मिलती है। ये बीजांड होता है। ठीक है, अब बीजांड के अंदर भ्रूणकोश होते हैं। तो बताओ यहाँ पे क्या होता है, जो बीजांड वृंत से जुड़ा हुआ होता है, क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, तो बेटा आपका क्या हो जाएगा, नाभिका, क्योंकि यहीं पे बीजांड वृंत से ये जो बीजांड होता है, ठीक है, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं। तो बेटा इसी जगह ये जो नाभिका होता है, इसी जगह जो हमारा बीजांड वृंत यानी कि जो फ्यूनिकल होता है, ठीक है, इस बीजांड वृंत को हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। ये जो फ्यूनिकल जुड़ा होता है ये इसी नाभिका में, ठीक है, यानी कि हाइलम इसको कहते हैं, इस हाइलम में जुड़ा होता है। क्या बोलते हैं, हाइलम। ओके, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हाइलम। नेक्स्ट, एक प्रारूपी आवृत्त बीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर होता है। अब एक प्रारूपी आवृत्त बीजी जो भ्रूणकोश होता है वो परिपक्व होने पर कैसा होता है। एक मैं आपको अंतर बता देना चाहती हूँ बेटा, आपको ये एक चीज मिलता है भ्रूणकोश, ठीक है, ये तो आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो, देखो जब आप भ्रूणकोश और भ्रूणपोष की बात करते हो, देखो ये क्या होता है, एक आपका होता है भ्रूणकोश, ठीक है, क्या होगा, भ्रूणकोश। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और एक होता है भ्रूणपोष। इस दोनों टॉपिक में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि भ्रूणकोश और भ्रूणपोष होते क्या। देखो बेटा ये जो भ्रूणकोश होता है, ठीक है, ये जो भ्रूणकोश होता है ये होता है बेटा कहाँ पे, बीजांड के अंदर। कहाँ होगा, ये होगा, ये भ्रूणकोश होता है बीजांड के अंदर, ठीक है, कहाँ होता है, बीजांड में होता है। इस जब ये बीजांड के अंदर होता है तो इस भ्रूणकोश के अंदर आपको से 7 सेल, ठीक है, 7 कोशिका नजर आती है और 8 न्यूक्लियस यानी कि 8 केंद्रक आपको दिखाई देते हैं। किसके अंदर अंतर्गत बेटा, इस भ्रूणकोश के अंदर। ठीक है, ये भ्रूणकोश जो होता है, ये भ्रूणकोश आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको, ये बनते हैं भ्रूणकोश के अंदर। कहाँ बनेंगे, ये बनेंगे भ्रूणकोश के अंदर बनते हैं। बेटा ये जब भ्रूणकोश के अंदर बनते हैं तो देखो ये क्या होगा, कब बनेंगे, ये बनते हैं त्रिक संलयन के बाद। कब, जब त्रिक संलयन होता है, ठीक है, क्या होगा, जब त्रिक संलयन होता है यानी कि ट्रिपल फ्यूजन। क्या होगा, जब ट्रिपल फ्यूजन होता है तो ट्रिपल फ्यूजन के बाद ये इनका क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, किसके बाद, ट्रिपल फ्यूजन के बाद। ठीक है, तो ट्रिपल फ्यूजन के बाद जब त्रिक संलयन होता है, त्रिक संलयन में क्या होता है कि जब एक नर युग्मक होता है और दूसरा क्या होता है, जो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं,
जो 2n वाली, ये दोनों आपस में क्या बना लेते हैं, 3n बना लेते हैं, और ये बन जाता है भ्रूणपोष, और ये भ्रूणपोष करता है, भ्रूण को देता है पोषण। ठीक है, क्या करता है, भ्रूण को पोषण। तो भ्रूणकोष और भ्रूणपोष में अगर जिस भी बच्चे को अभी तक कंफ्यूजन था, वो अपने कंफ्यूजन को दूर कर लेंगे कि भ्रूणकोष और भ्रूणपोष में अंतर क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या बात की बेटा, एक आवृत्ति जो परिपक्व भ्रूणकोष है उसके अंदर आपको क्या नजर आएंगे। तो देखो, एक परिपक्व जो भ्रूणकोष होते हैं कुछ इस प्रकार के, ये संरचना आपकी भ्रूणकोष की होती है बेटा। इसमें आपको क्या दिखेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 सेल से यहाँ, 2 सेल से यहाँ, और तीसरी यहाँ पे, बीच में यहाँ पे, इसी के बीच में बेटा आपके प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस। तो 1 2 3, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 1। ठीक है, इस प्रकार का एक जो प्रारूपी जो भ्रूणकोष होता है, ये आपको इस प्रकार की संरचनाएं नजर आती है। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक जो प्रारूपी आवृत्त बीज में परिपक्व भ्रूणकोष होता है, 8 कोष की 7 केंद्र की, 7 कोष की 8 केंद्र की, 8 कोष की 8 केंद्र की, 7 कोष की 7 केंद्र। तो बेटा यहाँ पे आपका तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 कोष की, कितना होगा, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस, जो कि आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितने, 1 2 3 5, 5 3 8 हो जाएंगे। ठीक है, और 1 2 3 3 1 4, 4 3 कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक है, 4 3 कितने हो गए, 7 हो गए। तो 7 कोष की और 8 केंद्र की, कैसे हुए, 7 कोष की और 8 केंद्र की होती है। और भ्रूणकोष और भ्रूणपोष में अंतर क्या होता है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आया। ओके, तो जितने भी बच्चे का यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, वो वेरी गुड की राइट आंसर क्या हो जाएगी, बी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, एंड्रोजन स्रावित होता है। एंड्रोजन बेटा, एंड्रोजन जो होता है एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। ठीक है, एंड्रोजन स्रावित होता है। ये जो एंड्रोजन है ये हार्मोन्स है। ठीक है, और ये जो एंड्रोजन हार्मोन्स है ये किसमें, मेल में स्रावित होने वाला हार्मोन्स, यानी कि किसमें, पुरुष में, या आप क्या बोलोगे, नर में। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है, लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा, सर्टोली कोशिका द्वारा, स्पर्मिट्स द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा होता है बताइए, ये जो लीडिंग सेल्स की, सर्टोली कोशिका, स्पर्मेटिड्स द्वारा, या उपरोक्त में से किसी की नहीं। तो किसके द्वारा, ये जो एंड्रोजन हार्मोन्स जो पुरुष में हार्मोन स्रावित होता है, किसके द्वारा, आप बताओगे, लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा। क्योंकि बेटा ये होता है, जो लीडिंग कोशिकाएं होती है ना, ये होती है आपकी कहाँ पे, वृषण के अंदर। ठीक है, ये वृषणपाल का यहाँ पे टेस्टिस है, इनके अंदर क्या होती है, लीडिंग सेल्स होती हैं। तो इन्हीं लीडिंग सेल्स के द्वारा क्या होता है, इन एंड्रोजन हार्मोन्स का स्रावण किया जाता है। तो आपसे जब भी पूछा जाएगा आंसर, तो आप क्या बोलोगे, लीडिंग सेल के द्वारा। अभी करते क्या है, इनका कार्य होता है नर युग्मक के निर्माण करने में, यानी कि जो एक मेल के अंदर जो युग्मक फॉर्मेशन होता है, गैमीट का निर्माण होता है, उनमें क्या करते हैं, इन्हीं हार्मोन्स की वजह से होता है। जैसे ही किसी मेल बॉडी में उसकी किशोरावस्था आती है, इस हार्मोन का स्रावण होने लगता है, तो वहां पे युग्मक का निर्माण होने लगता है। इसके साथ साथ बेटा एक होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का कार्य होता है, हमारी जो मेल के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, जैसे चेस्ट का चौड़ा होना, आवाज का भारी होना, और दाढ़ी मूंछ आना, और बहुत सारे ऐसे चेंजेस जो होते हैं, वो आपके टेस्टोस्टेरोन यानी कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण आते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के। एंड्रोजन हार्मोन्स लीडिंग सेल के द्वारा स्रावित हो रहा है, इसका कार्य है युग्मक निर्माण में सहायता करना। ठीक है, क्लियर। अगला, स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है। अभी आपका है एक स्त्री है, ठीक है, स्त्री में जो क्या होता है, इम्प्लांटेशन, क्या होता है, इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन के समय जो भ्रूण होता है, ठीक है, जो क्या हो रहा है, इम्प्लांटेशन हो रहा है, तो इम्प्लांटेशन के समय भ्रूण कैसा होता है, मॉरुला अवस्था में, ब्लास्टुला अवस्था में, निरुला अवस्था में, गैस्ट्रुला अवस्था में, बताओ कि किस अवस्था में होते हैं। बताओ कितने बच्चों को ये पता है कि जब क्या होता है, इम्प्लांटेशन की क्रिया, यानी कि जब अंतरोपण की क्रिया होती है, किसकी क्रिया होगी, अंतरोपण की जब क्रिया होती है, तो अंतरोपण की क्रिया के समय जो भ्रूण होते हैं वो किस में होंगे, मॉरुला में होंगे। बताओ, मॉरुला में या गैस्ट्रुला में, ठीक है, या
निरुला में या तो ब्लास्टुला में, इसमें ब्लास्टुला में। तो बताओ किस अवस्था में होते हैं? आप क्या बताओगे कि ब्लास्टुला अवस्था में होते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? बी, यानी कि ब्लास्टुला अवस्था में। बेटा कैसे? देखो आपको पता है अगर मेल गैमिट है, ठीक है, मानो यहाँ पे एक नर युग्मक है, ठीक है, नर प्लस मादा ये दोनों जब संलयित होते बेटा, इन दोनों के जब गैमेट संलयित होते ये बना देते युग्मनज। इस युग्मनज को हम क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। मानो ये जाइगोट है, तो जाइगोट बनने के बाद एक विशेष प्रकार का क्लीवेज होने लगता है, और ये जो क्लीवेज होगा तो ये टूट जाता है दो में, एक यहाँ टूटा एक यहाँ, ठीक है, दो हुआ। लेकिन यहाँ पे एक विशेष आपको अंतर क्या नजर आते हैं कि यहाँ पे संख्या बढ़ती है लेकिन संरचना में कोई भी चेंजिंग नहीं होता। ध्यान देना, क्लीवेज जब होगा एक विशेष प्रकार का समसूत्री जैसा ही विभाजन होता है, लेकिन संख्या बढ़ेगी, संरचना में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बनते हैं, 2 से बटा 4 बन जाते हैं, ठीक है, 4 से बनने के बाद ये 8 बन जाते हैं। जब 8 बनते हैं तो एक विशेष प्रकार की संरचना में, यानी कि एक ठोस गेंदे में, फिर 8 से कितने बन जाते हैं? 16 बन जाते हैं। 16 बनने के बाद ये इनका अरेंजमेंट कुछ अलग तरीके से हो जाता है, और वो जो अरेंजमेंट होता है ये इस अवस्था में होता है। कुछ सेल्स यहाँ, ठीक है, कुछ यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, कुछ क्या करते हैं? इनर सेल मास बनाती हैं, यहाँ इकट्ठे हो जाती हैं, तो यही जो होता है आपको ब्लास्टुला कहते हैं। तो जो इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है, जो भ्रूण होता है किसी भी, अब भ्रूण है भाई वो गर्ल्स या बॉयज कुछ भी हो सकता है, अभी वो तो क्या भ्रूण अवस्था में है, तो जो इम्प्लांटेशन होता है वो ब्लास्टुला अवस्था में। कितने दिन बाद? तो फर्टिलाइजेशन के 7 डे बाद, ठीक है, 7 दिन के बाद ये क्या हो जाता है? इम्प्लांट हो जाते हैं। किस अवस्था में? ब्लास्टुला अवस्था, ठीक है, इसमें ब्लास्टुला अवस्था। ओके, अगला, निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणी मेसोडर्म से होता है? उद्भव की बात, विकास की, देखो जैसे ही किसी शिशु का जन्म हो रहा है वो उसके सारे अंग, चाहे हाथ हो, पैर हो, नाक है, कान है, उसका ब्रेन है, चेस्ट वाला पार्ट है, जननांग वाला पार्ट, सारे उसके विकसित होके ही आते हैं। 9 मंथ क्या होता है? जो 9 मंथ एक बेबी का जन्म होता है, तो 9 मंथ जो उसका भ्रूण का पालन पोषण होता है माँ के गर्भ में, तो उनमें सारी संरचनाओं का जो भगवान है वो बना के भेजते, ठीक है। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणी मेसोडर्म से होता है? क्योंकि जब आप देखते हो ब्लास्टुला का रोपण होता है, जितने भी बच्चे मानव जनन वाला चैप्टर आपने नहीं देखा होगा तो वापस से जाके आप देख लेना इसी चैनल पे, आपको वहां पे एकदम क्लियर समझ में आएगा। बेटा जैसे ही क्या होता है? निषेचन होता है, निषेचन के बाद क्या होता है? क्लीवेज होता है, क्लीवेज से ब्लास्टुला ब्लास्टोसिस्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट से ब्लास्टुला का जो रोपण होता है उनमें बहुत सारे विभाजन होते हैं, यानी कि गैस्ट्रुला होता है। गैस्ट्रुला के बाद 2 लेयर बनती है, एक अपरा लेयर बनेंगी, और यहाँ पे 3 परतों का, ठीक है, 3 परत का, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। यही एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म क्या करती है? हमारे शरीर के अंदर जितने भी विशेष अंग होते हैं, जो भी कार्य हैं, इनका निर्माण करती है, ठीक है। तो इनमें जो ब्लड होता है बेटा, ये जो रुधिर है, ये जो ब्लड है, इस ब्लड का जो निर्माण हुआ होता है वो होता है मेसोडर्म से। और कब? भ्रूणी मेसोडर्म से, यानी कि जब भ्रूणी अवस्था में कोई भी भ्रूण है, मानो कोई भी बेबी जन्म हो रहा है तो उसमें ब्लड प्रेजेंट है ना, तो ये भ्रूणी अवस्था में ही जो मेसोडर्म से रुधिर का निर्माण होता है। ये आपसे हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है विक्तांडपी, युक्तांडपी, एकांडपी या बहुअंडपी? बताओ, बिल्कुल वेरी सा इजी सा क्वेश्चन है। बताओ कि जब जयांग में, ठीक है, जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मानो क्या होगा? ये एक पार्ट्स है, ये थैलमस है, आपको पता है ये प्लांट्स का क्या होता है? थैलमस होता है। इसी प्लांट्स में पुष्प के जितनी भी संरचना होती है, पुष्प के जितने भी भाग होते हैं, ये इसी पे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। मान लो ये पहला चक्र, ठीक है, इसके बाद पुष्प का कौन सा आता है? दूसरा चक्र आता है। यहाँ पे हमने क्या बना लिया? दूसरा चक्र भी बना लिया। इसके बाद पुष्प का कौन सा चक्र आता है? पुष्प का तीसरा चक्र आता है। लो, हमने तीसरा चक्र भी बना लिया। इसके बाद पुष्प का कौन सा चक्र आता है? तीसरा चक्र आता है। तीसरा चक्र भी हमने क्या किया? यहाँ पे बना लिया। लेकिन
ये एक पुष्प का संरचना होता है, लेकिन इसी पुष्प में बेटा आपको क्या दिखेगा, बहुत सारे, यानी कि यहाँ से मान लो एक स्त्री केसर यहाँ जुड़ा होगा, इसी तरह एक स्त्री केसर यहाँ जुड़ा होगा। ठीक है, तो ऐसे जब स्ट्रक्चर किसी भी फ्लावर में आपको बहुत सारे जब स्त्री केसर दिखेंगे तो उसको आप क्या कहते हो, युक्तांडपी कहते हो, युक्तांडपी, एकांडपी या बहुअंडपी। तो आप हमेशा क्या बोलोगे कि हम बहुअंडपी कहते हैं। क्या कहते हैं, हमेशा आपने ये ध्यान देना है कि जब कोई फ्लावर है, कोई भी फ्लावर है, फ्लावर में अगर आपको एक से ज्यादा, 1 2 3 4 5 इस तरह केसर दिखे और वो तीनों सारे जो इस तरह केसर होंगे वो आपस में आपको जुड़े हुए नजर आए, तो वो आपके क्या होते हैं, युक्तांडपी। युक्तांड यानी कि जोड़ का मतलब होता है युक्त। ठीक है, जोड़ का मतलब होता है युक्त। तो आप क्या बोलोगे कि युक्तांडपी होते, क्या होंगे, युक्तांडपी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, वैलिसनेरिया के पुष्प है वायु परागित, जल परागित, कीट परागित, जंतु परागित। बताओ, आपने ये भी पढ़ा है, परागण के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पे जो वैलिसनेरिया है, तो ये वैलिसनेरिया के पुष्प हैं, क्या है, वायु परागित है, जल परागित है, कीट परागित है, जंतु परागित। बताओ फटाफट सारे बच्चे आंसर बताओ क्या है वैलिसनेरिया। अब वैलिसनेरिया ये जो प्लांट्स है कहाँ पाया जाता है, बताओ, जल में पाया जाता है या स्थल पे पाया जाता है। तो आपको पता है जितने भी स्तरीय पौधे होते हैं उससे कुछ कुछ उसमें से कीट और कुछ जल होते हैं। तो बताओ राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। बताओ फटाफट बताओ, बताओ क्या होगा, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जल परागित। ठीक है, क्या होगा, जल परागित, यानी कि जल परागित हम क्या बोलते हैं, जल के द्वारा, ठीक है, जल द्वारा होने वाले, जल द्वारा होने वाले परागण को, ठीक है, होने वाले परागण को जल परागण कहते हैं। परागण को क्या कहते हैं, जल परागण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो जल के द्वारा परागण होता है वो होता है वैलिसनेरिया में। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, सी राइट आंसर होगा कि वैलिसनेरिया का जो प्लांट्स होता है वो क्या होते हैं, जल परागित होते हैं। क्या होंगे, जल परागित होते। ठीक है, नेक्स्ट, पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है, कायिक कोशिका के विभाजन से, जनन कोशिका के विभाजन से, लघु बीजाणु या लघु बीजाणु मात्र कोशिका से। ये आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन आपने अगर अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो आप यहाँ पे कंफ्यूज भी हो सकते। ठीक है, तो बताओ पुष्पीय पौधों में नए युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है, कायिक कोशिका से, जनन कोशिका से, लघु बीजाणु से या लघु बीजाणु मात्र कोशिका से। बताओ, तब तक मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। फटाफट आंसर बताओ, तब तक मैं स्ट्रक्चर एक बना रही हूँ। बहुत लोगों को एकदम इजी लगेगा क्योंकि वो पढ़ी हुई चीजें हैं। तो बताओ, ये बेटा आपका जो डायग्राम है ये आपके किसके हैं, परागण के। ठीक है, किसका है, परागण का, किसका है, परागण। परागकण का, ठीक है, परागण नहीं, परागकण का। परागकण को कहते हो पोलिन ग्रेन, पोलिन ग्रेन। अब देखो इसके अंदर ये इसका क्या है, एक्साइन है। एक्साइन मतलब बाह्य चोल। ये क्या है, एंटाइन है। एंटाइन मतलब अंतःचोल। ठीक है, ये इसकी क्या है, वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल्स है। ठीक है, और ये इसकी क्या है, जनन कोशिका, यानी कि आप बोल सकते हो जर्म सेल, जर्म सेल। और यहाँ पे क्या है, कुछ छिद्र पाए जाते हैं, इसको बोलेंगे जर्म छिद्र, जर्म पोर। ठीक है, बताओ आंसर बताओ, फटाफट बताओ किसके द्वारा होता है। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया होगा,
जनन कोशिका के द्वारा। तो बेटा यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, जनन कोशिका के द्वारा। अब कैसे होगा, देखो ये आपका क्या है, ये पूरे आपके अंदर संरचना क्या है, परागकण की। तो परागकण के अंदर बेटा दो चीजें प्रेजेंट होती है। सबसे बाहरी जो इसकी लेयर होती है इसको हम कहते हैं एक्साइन, हिंदी में क्या बोलोगे, बाह्य चोल कहते हो। क्या कहोगे, बाह्य चोल। बेटा टाइम लगेगा लेकिन समझते हुए चलना, घबराहट नहीं करना कि फास्ट करिए फास्ट करिए फास्ट करिए, ठीक है। क्या पता इस चैप्टर से, चैप्टर 1 से 5 तक आपकी लास्ट ही क्लास हो जाए, फिर आपको बाद में रिवीजन करने के लिए मिले। तो अगर किसी भी बच्चे का डाउट रहेगा तो वो क्लियर होते चलेगा, ठीक है। इसके बाद ये इंटाइन, इस इंटाइन को हम कहते हैं अंतःचोल। क्या बोलते हैं, अंतःचोल कहते हैं, ठीक है। ये वेजिटेटिव सेल को आप हिंदी में कायिक कोशिका बोलते हो, जन्ममुख सेल को आप बोलोगे जनन कोशिका बोलते हो। बेटा ये जो जनन कोशिका होती है ये कि पहले से ही यन होती है, पहले से इनमें क्या होती है, यन होती है। तो इनमें क्या हो जाता है बेटा, वापस से समसूत्री विभाजन हो जाता है जिससे ये दो भागों में टूट जाती हैं। लेकिन आपको ये पता है कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, कौन सा विभाजन होगा बेटा, जब वो अर्धसूत्री। तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि पहला जब विभाजन होगा उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या अगर 46 है तो संतति कोशिका में 23 आएगी। लेकिन जब अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन होता है तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या में कोई भी चेंजिंग नहीं होती। तो यहाँ पे एक विभाजन हो चुका है तो 23 आए थे, और यहाँ पे दूसरा विभाजन हो रहा है तो ये चेंज किस में हो जाएंगे, यन और यन में, और दो हो गए। तो यही जो नर युग्मक होती हैं, एक अंड कोशिका से और एक ध्रुवी केंद्र के साथ संलयित होके जो भ्रूणपोष का निर्माण होता है, और किसका होता है, जाइगोट का यानी भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। तो आप हमेशा क्या बोलोगे, जनन कोशिका। तो जनन कोशिका ही क्या होता है, विभाजन होता है जिससे दो नर युग्मक का एक मेले इनका निर्माण होता है, ठीक है। अगला, वायु परागण किसमें नहीं होता है, घास में, गेहूं में, सैलिवा में, मक्का में। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है बेटा, आपका चाहे मक्का हो, गेहूं हो, घास हो, इनमें बेटा पॉलिनेशन की जो क्रिया होती है, जो परागण होता है वो कैसा होता है, हवा के द्वारा होता है। कैसे होगा, हवा के द्वारा होता है। लेकिन ये जो सैलिवा होता है इनमें किसके द्वारा होगा, कीटों के द्वारा। क्या होता है, कीटों के द्वारा होता है। ये जो कीट परागित पुष्प होते हैं ये रंग युक्त होते हैं, यानी कि इनमें ढेर सारे इनके कलरफुल होते हैं। इसके साथ साथ ही बेटा गंध युक्त होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा क्या होते हैं, गंध युक्त होते हैं। इसके साथ साथ इनमें मकरकंद बनते हैं, मकरकंद क्या होगा, इनमें बनेगा। लेकिन जब आप घास देखोगे इसके साथ साथ इनके जो फ्लावर होते हैं, ठीक है, जो इनके क्या होगा, फ्लावर होगा, जो फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं, बड़ी होती है, ठीक है। लेकिन जितने भी वायु परागित होते हैं, ठीक है, जितने भी क्या होंगे, एनिमोफिली, ठीक है, एनिमोफिली जो फ्लावर होते हैं, तो एनिमोफिली फ्लावर में ये जो कीट होते हैं इनमें कीटों के द्वारा ना होके एयर के द्वारा होता है, ठीक है। रंग यानी कि कोई भी रंग नहीं होता, गंध यानी कि कोई भी गंध नहीं होता। तो ये जितने भी वायु परागित, तो आपसे कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में लघु प्रश्न में वायु परागित और कीट परागित में अंतर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये अंतर आपने एकदम अच्छे से क्लियर रखने, ठीक है। चलो, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, बताओ। अभी मैंने आपसे बताया कि सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, आप सारे बच्चे बताओ सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। बेटा सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, यकृत में। तो लगभग सभी बच्चों का आंसर आएगा क्या, चलो एक बार आंसर ही बता दो, किस में होती है, बताओ। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है वृषण में, अंडाशय में, या लिवर में, या गर्भाशय में, बताओ किसमें पाई जाती है, फटाफट आंसर दो, फटाफट फटाफट आंसर दो सारे बच्चे, किसमें पाई जाती है, बताओ किसमें पाई जाती है भाई। बेटा आपका आंसर क्या हो जाएगा, वृषण में, क्योंकि वृषण में ही क्या होती है बेटा, नर्मचर्म और सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है।
वृषण के अंदर, टेस्टिस के अंदर नर्मजन कोशिका या तो सर्टोली कोशिका, क्योंकि ये बेटा इसका बाहर वाला ये जो पार्ट है इसको बोलते हो स्क्रोटम, वृषण कोश। इसका अगर बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो इसका टेम्परेचर क्या होता है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होते हैं, डाउन होते हैं। क्योंकि जब तक 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन नहीं होगा तब से यहाँ पे जो युग्मक निर्माण यानी कि जो स्पर्म का निर्माण नहीं होगा। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा, वृषण। क्योंकि ये वृषण है बेटा, ये है क्योंकि ये जोड़े के फॉर्म में होते हैं। वृषण है, वृषण की जो आपको पिंक वाली लाइन है वो क्या आपकी वृषण पालिका, ग्रीन वाली लाइन को हमने वृषण शुक्र नलिका में बनाई हूँ, और आपके यहाँ पे जो ऑरेंज कलर की लाइन है वो आपकी क्या है, सर्टोली कोशिका। तो इसमें दो लाइंस होती है, दो कोशिकाएं होती है, एक सर्टोली और एक नर्मजन कोशिका। तो सर्टोली कोशिका क्या करती है, शुक्राणु को पोषण देने का कार्य करती है, और ये पाई जाती है टेस्टिस के अंदर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये कि वृषण। ठीक है, चलो। निषेचन आंतरिक होता है, तारा मछली में, हड्डीदार मछलियों में, शार्क में या उभयचर में? फटाफट आंसर बताओ कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, शार्क में, उभयचर में, हड्डीदार मछलियों में, किसमें? बताओ किसमें होता है? आप क्या बोलोगे, शार्क में, क्योंकि बेटा जो शार्क होती है इस शार्क में होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बाकी हड्डीदार मछली में, तारा मछली यानी कि स्टार फिश में, और जितने भी उभयचर हैं इनमें होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो निषेचन की प्रोसेस होती है लेकिन शरीर के बाहर। कहाँ होगी, मादा शरीर के बाहर, क्योंकि भाई निषेचन जो हो रहा है मादा शरीर में हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, मादा शरीर के बाहर होता है फर्टिलाइजेशन की क्रिया। ओके, तो इंटरनल किस में होगा, आप हमेशा बताओगे कि जो आंतरिक निषेचन होता है वो किस में होगा बेटा, वो शार्क में होता है। किस में होगा, शार्क में। ठीक है, नेक्स्ट। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? अब एक जब परिपक्व स्पर्म होता है, ठीक है, एक जब स्पर्म होता है पूरी तरीके से क्या होता है, परिपक्व होता है। ठीक है, तो देखो इसके ऊपर क्या होगा, एक टोपी जैसी संरचना। कैसी संरचना, एक टोपी। यहाँ पे क्या होगा, एक कैप लाइक। ठीक है, कैप लाइक क्या होगा, स्ट्रक्चर पाया जाता है। और ये क्या, मिच्योर है यानी कि परिपक्व है। इसी के अंदर क्या होते हैं, माइट्रोकांडिया भी होते हैं। क्या होते हैं, माइट्रोकांडिया। यहाँ पे आपकी न्यूक्लियस होती है, और यहाँ पे एक धागी नुमा संरचना होती है। कौन सी संरचना होती है, एक धागी नुमा संरचना होती है जो कि आपको बाहर तक निकली हुई होती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार के संरचना आपके होते हैं, है ना। तो ये जो टोपी नुमा यहाँ पे संरचना है, इस टोपी नुमा हम संरचना को क्या कहते हैं, बताओ। एक्रोसोम, मिजोसोम, एपिसोम या स्पोरेसोम? तो आपको पता है जो परिपक्व शुक्राणु होता है उनमें जो टोपीनुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको हम कहते हैं एक्रोसोम। ये जो टोपीनुमा, ये जो ग्रीन पार्ट से मैं आपको बनाई हूँ, ये आपके क्या होते हैं, एक्रोसोम। क्या होते हैं, एक्रोसोम होते हैं। ये क्या करते हैं, ये बने होते हैं गोल्गी बॉडी के, गोल्गी बॉडी के। क्यों, क्योंकि जो गोल्गी बॉडी होता है एंजाइम बनाने का कार्य करता है। तो इस एक्रोसोम के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम कब, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के टाइम में अंडाणु के अंदर प्रवेश करने का के लिए सहायक होता है। ठीक है, समझ में आया, बताओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? देखो दोनों क्वेश्चन आपका सेम है, बस आपका घुमा फिरा के पूछ दिया है। उस टाइम क्या पूछा था कि अंतरोपित होता है, क्या होता है, तो उसमें आपका मारुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रा और निरुला दिया था। और इसमें बेटा आपको बस क्या दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है। तो मारुला, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट या गैस्ट्रुला। तो आप एकदम इजी सा क्वेश्चन है, फटाक से आंसर बता दोगे कि क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि 14 का डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट होता है। ठीक है, अगला। एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है। एमनियन का
प्रोटीन की अमीनो अम्ल का, एमनियोटिक द्रव्य का, या ए और बी दोनों का? बताओ किसका होता है? 50 का राइट आंसर क्या होगा? एमनियोसेंटेसिस द्वारा। बेटा ये एमनियोसेंटेसिस जो प्रोसेस है ये आपका इंग्लिश वर्ड है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं उल्व भेदन। क्या बोलते हैं? उल्व भेदन। अब जिस बच्चों को उल्व भेदन अच्छे से नहीं पता होगा, ये इसी चैप्टर का मानव जनन वाला चैप्टर का वन शॉट जाके देख लेगा। बेटा ये उल्व भेदन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या किया जाता है, भ्रूण की जांच की जाती है। किसकी? भ्रूण की जांच। अब भ्रूण की कौन सी जांच की जाती है? भ्रूण की जांच ये की जाती है कि जो भ्रूण है उसमें कोई भी जेनेटिक, क्या है, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि कोई भी आनुवंशिक विकार। ठीक है, कोई भी क्या है, आनुवंशिक विकार। तो आनुवंशिक विकार को देखने के लिए ये उल्व भेदन की प्रोसेस जो थी गवर्नमेंट की तरफ से चलाई गई है, लेकिन अब क्या की गई है, बंद। क्योंकि इस विधि के द्वारा क्या किया जा रहा है, लिंग जांच। ठीक है, किया जा रहा है लिंग का जांच कि गर्ल्स है या बॉय। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, जो भ्रूण होता है, आपको पता है कि जो भ्रूण होता है एमनियोटिक द्रव्य से, एमनियॉन की जो गुहा होती है उसमें वो भरा रहता है। क्योंकि जब एक बेबी माँ के गर्भ में रहता है तो एक झिल्ली नुमा संरचना होती है, उसमें कवर होता है और उसमें वो द्रव्य होते हैं, क्योंकि वाटर जैसा द्रव्य पाए जाते हैं, तो उसी द्रव्य को निकाल के लैब में परीक्षण किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि जो भ्रूण है माँ के गर्भ में जो बच्चा है उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या कोई आनुवंशिक बीमारी तो नहीं है। अगर मानो कोई आनुवंशिक बीमारी रहती है तो उसको दवा के बेस पर ठीक किया जाएगा। मानो अगर कोई ऐसे आनुवंशिक विकार, जैसे क्या होता है आपका हीमोफीलिया हो गया, वर्णांधता हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम, ये सारे जो बीमारियां होती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे होते हैं उनमें क्या हो जाता है, एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है। मानो डाउन सिंड्रोम में देखो बेटा क्या होता है, ह्यूमन का जो गुणसूत्र है वो क्या है, 46 है। तो जो किसका, ठीक है, जो 21वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, ठीक है, जो पुरुष में 21 वाला जोड़ा वाला सूत्र होता है, उनकी देखो चाहे महिला का हो चाहे पुरुष का हो, दोनों क्या होता है, यक्स एक्स होता है। महिला का भी 21वां जोड़ा यक्स होगा और पुरुष का भी क्या होगा, 21वां जोड़ा जो होगा वो यक्स ही होगा, है ना। तो इनमें क्या हो जाता है बेटा, एक यक्स की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि 21वें जोड़ा जो गुणसूत्र होता है, जो यक्स एक्स हो जाता है, वो कितने हो जाते हैं, यक्स एक्स, यानी कि ट्रिपल यक्स हो जाते हैं, जिससे डाउन सिंड्रोम हो जाते हैं। अब जिस बच्चे को ये डाउन सिंड्रोम होता है वो बच्चे क्या होते हैं बेटा, मंद बुद्धि के। क्या होते हैं, मंद बुद्धि के होते हैं। ठीक है, और उनकी जो डेथ हो जाती है वो 16 से 17 या 14 से 15 ईयर की एज में ही उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है डाउन सिंड्रोम, यानी कि 46 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 47। ये भी आपसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये इसी सारे विकार को चेक करने के लिए ये उल्व भेदन की प्रोसेस अपनाई जाती है, जिससे ये पता चलता है कि जो भ्रूण है, भ्रूण में कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। ठीक है, तो आप हमेशा क्या बोलोगे, एमनियोटिक द्रव्य का। जो भ्रूण एमनियॉन गुहा में प्रेजेंट होता है उसमें प्रेजेंट होता है एमनियोटिक द्रव्य, तो उसी एमनियोटिक द्रव्य का क्या किया जाता है, विश्लेषण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ओके, नेक्स्ट, कापर टी का कार्य क्या है? कापर टी युग्मनज निर्माण को रोकना, गर्भधारण को रोकता है, निषेचन को रोकना, या उत्परिवर्तन की जांच करना। उत्परिवर्तन का बेटा मतलब होता है म्यूटेशन। ठीक है, जो म्यूटेशन हो रहा है, ये म्यूटेशन बेटा होता है वो जीन में। आपने वंशागति का आणविक आधार वाला जो चैप्टर पढ़ा होगा, मैंने आपको वहां पे पढ़ाया है कि जो म्यूटेशन होता है, जो उत्परिवर्तन होता है ना, वो आपका जीन में होता है। ठीक है, तो ये जीन में जो म्यूटेशन हो रहा है, अब जीन में जब म्यूटेशन होगा, उत्परिवर्तन होगा, चेंजिंग होंगे, तो क्या होगी, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम, बहुत सारे आपके आनुवंशिक डिसऑर्डर आएंगे, आनुवंशिक बीमारियां आएंगी, है ना। तो बताओ कापर टी का कार्य क्या होता है? ये युग्मनज को गैमेट निर्माण को रोकता है, या गर्भधारण को रोकता है, या निषेचन को रोकता है, किसको रोकता है, बताओ।
तो आप क्या बोलोगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि निषेचन। देखो बेटा, ये जो कापटी होती है, मानो ये एक महिला का क्या है, यूट्रस, ठीक है, महिला का यूट्रस है, क्योंकि महिला का जो यूट्रस होता है वो नाशपाती के आकार का होता है। कैसा होगा, नाशपाती के आकार का होता है, ठीक है बेटा। देखो अब क्या होगा कि ये जो कापटी होती है ये एक टी आकार की संरचना होती है। क्या होती है, एक टी आकार की ये संरचना होती है। तो इस टी आकार की संरचना को क्या किया जाता है बेटा, जो गर्भाशय होता है ना, गर्भाशय के अंदर, कहाँ पे, गर्भाशय के अंदर इस टी आकार की संरचना को यहाँ पे इसको रोपित कर दिया जाता है, ठीक है, गर्भाशय में। जब क्या होगा रोपित, ये क्या करती है, कुछ रसायन कुछ होती हैं जिसके द्वारा अगर मेल गैमेट जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, या उनमें जो मूवमेंट की गतिशीलता को क्या कर देता है, अवरुद्ध कर देता है। ये अपने रसायन को कापटी के द्वारा जो रसायन स्रावित होते हैं उनसे जो क्या होगा, ये जो स्पर्म है ये यहाँ से जा रहा है, ठीक है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है यहाँ से, तो इनकी जो गतिशीलता होगी, ठीक है, तो इनका क्या होगा, मूवमेंट होगा, मूवमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन क्रिया को रोकने का कार्य करते, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जननांग मस्सा निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है। जो जननांग का मस्सा होता है बेटा, ये जो जननांग का मस्सा है ये भी एक प्रकार का क्या है, डिजीज है, बीमारी है। और ये जो बीमारी है बेटा क्या होती है, यौन संचारित रोग है, ठीक है, या बोलोगे यौन संचारित रोग है। अब यौन संचारित रोग तो आपको पता होगा कि यौन संचारित रोग क्या होते हैं, यानी कि ऐसे रोग जो लैंगिक संपर्क के द्वारा, ठीक है, ऐसे रोग क्या होगा जो लैंगिक संपर्क के द्वारा फैलते हैं, ठीक है, किसके द्वारा, लैंगिक संपर्क के द्वारा फैलेंगे, तो ऐसे रोग को हम क्या बोलते हैं, लैंगिक संचारित रोग बोलते हैं या यौन संचारित रोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हेपेटाइटिस ए के द्वारा जो जननांग का मस्सा होता है, या हर्पिस विषाणु के द्वारा, या पेपिलोमा विषाणु द्वारा, या ट्राइकोमोनास के द्वारा, बताओ किसके द्वारा होता है। जो जननांग का मस्सा होता है वो हेपेटाइटिस ए के द्वारा, या हर्पिस विषाणु के द्वारा, या पेपिलोमा विषाणु के द्वारा, या ट्राइकोमोनास के द्वारा। फटाफट आंसर बताओ। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कि यहाँ पे जो पेपिलोमा विषाणु होता है इसके द्वारा जो जननांगों का मस्सा होता है ये बीमारी होती है, और ये बीमारी होती है बेटा यौन संचारित रोग, यानी कि लैंगिक संपर्क के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। क्योंकि यौन संचारित हम क्या बोलते हैं कि वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के द्वारा लैंगिक संपर्क द्वारा या सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा या संभोग की क्रिया के द्वारा जो फैलते हैं या संचारित होते हैं वो लैंगिक संचारित रोग कहलाते हैं, ठीक है। तो ये होता है पेपिलोमा, जो विषाणु होता है इसी के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, देवखंडन किसमें पाया जाता है, अमीबा में, पैरामीशियम में, ए और बी दोनों में, या इनमें से कोई। तो बाइनरी फ्यूजन, ठीक है, देवखंडन जो होता है यानी कि ऐसा जो क्या होगा, ये बाइनरी फ्यूजन, ठीक है, क्या होगा, बाइनरी फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन जो होता है हमेशा किस में पाया जाएगा, अमीबा में भी पाया जाता है और पैरामीशियम में भी। मानो ये क्या है, अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा, क्योंकि अमीबा का जो बेटा आकार होता है वो कभी भी आपको निश्चित नजर नहीं आता, लेकिन इस अमीबा के अंदर कुछ विशेष प्रकार की संरचना, मानो यहाँ पे इसके न्यूक्लियस भी होते हैं, और न्यूक्लियस जब होते हैं तो इनके क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म भी होते हैं, ठीक है। तो पहले इनका क्या हो जाता है, विभाजन, तो धीरे धीरे जब ये विभाजित होने वाले रहते हैं तो कुछ इस प्रकार का इनका स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी कि जो न्यूक्लियस है इनका न्यूक्लियस कुछ विशेष प्रकार के यानी इस संरचना में बन जाता है, ठीक है। धीरे धीरे ये आगे प्रोसेस करते जाते हैं और अलग होके एक नए अमीबा का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। इसी तरह किसमें, पैरामीशियम में, ठीक है। पैरामीशियम जो क्या है, एक स्लीपर एनिमल्स है, क्या एक स्लीपर एनिमल्स है। तो इनमें जो सेलिया जो है, ठीक है, इनका भी क्या होगा, न्यूक्लियस डिवीजन। देखो किसी किसी सेल्स में क्या होता है, कोई कोई जब विभाजन होता है कोशिकाओं का तो उसमें आपको क्या दिखेगा, किसी में क्या होता है, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और किसी में पहले आपको सेल का डिवीजन। न्यूक्लियस डिवीजन को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। जब केंद्रक का विभाजन होगा तो केंद्रक विभाजन की जो प्रोसेस होती है उसको कहोगे कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। जब साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे आपका
अमीबा हो चाहे पैरामीशियम है, दोनों में बाइनरी फ्यूजन यानी कि द्विखंडन। द्विखंडन का मतलब होगा कोई भी जीव शरीर है, ठीक है, कोई भी जीव शरीर है वो दो भागों में डिवाइड हो जा रही है और प्रत्येक जो दोनों भाग है वो ग्रोथ करके, वृद्धि करके एक नए जीव की क्या कर रहा है, उत्पत्ति कर रहा है। तो ये प्रक्रिया हमारी बाइनरी फ्यूजन या द्विखंडन कहलाती है। तो ये देखो आपका अमीबा में भी होता है और पैरामीशियम में भी होता है। लेकिन ये जब प्रोसेस होता है तो पहले यहाँ पे आपको इसका सेल भी विभाजित हो रही है, जो कोशिका वो भी विभाजित हो रही है, इसके साथ साथ इसका न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है। तो जब ये न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है तो इसको आप बोलोगे कैरियोकाइनेसिस यानी कि केंद्रक विभाजन, ठीक है। जब इसका क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा तो उसको बोलोगे कैरियोकाइनेसिस। तो अमीबा में, पैरामीशियम में पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। लेकिन किसी किसी में आपको क्या दिखता है, पहले साइटोकाइनेसिस उसके बाद कैरियोकाइनेसिस। ओके, चलो तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि ए और बी दोनों, अमीबा और पैरामीशियम दोनों, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक लिंगी है, गुड़हल होता है, सरसों, पपीता या इनमें से कोई नहीं। देखो एक लिंगी क्या होता है, ऐसे जीव शरीर या ऐसे जीव की ठीक है, ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें क्या होगा, या तो जो गैमिट्स होते हैं या गैमिट्स ना जो जननांग होते हैं, या तो मेल या फीमेल, तो उसको क्या बोलेंगे, जिसमें एक प्रेजेंट होगा, ठीक है। मानो ये फ्लावर है, क्योंकि यहाँ पे पुष्प है, ठीक है, ये पुष्प है, ये पुष्प का थैलमस है, ठीक है। इसके बाद ये पुष्प वृंत है जो डंठल जैसी संरचना है। इसी डंठल वाले संरचना में पुष्प के चारों चक्र उपस्थित होते हैं, ठीक है। इस पे क्या होगा, पुष्प के चारों चक्र इस पे उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये जो पुष्प का चारों चक्र उपस्थित है यहाँ पे, ठीक है, ये तीसरा, इसके बाद ये क्या है, पहला है। तो इनमें आपको दोनों, ठीक है, ये पुमंग और जयांग दोनों दिख रहा है, तो इस प्रकार को हम बोलेंगे बाईसेक्सुअल। क्या बोलेंगे, बाईसेक्सुअल, यानी कि ये क्या है, द्विलिंगी है। द्विलिंगी ना बोल के इसको हम उभयलिंगी भी कह सकते हैं। तो बताओ, सरसों का, पपीता, गुड़हल, इनमें से कौन सा ऐसा फ्लावर है जो सिर्फ एक लिंगी है, यानी कि एक फ्लावर है तो उस पर या तो मेल प्रेजेंट होगा या तो फीमेल। बताओ ऐसे कौन से फ्लावर हैं जिसमें या तो मेल या तो फीमेल। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका पपीता जो होता वो एक लिंगी है, ठीक है। पपीता क्या होता है, एक लिंगी होती है। ओके, अगला, वायु परागित पुष्प समानता होते हैं, आकर्षक होते हैं, छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं, या बी और सी दोनों। तो जितने भी एनिमोफिली फ्लावर, ठीक है, जो वायु परागित पुष्प को आप बोलते हो एनिमोफिली फ्लावर, तो बताओ ये जो एनिमोफिली फ्लावर है ये कैसे होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। तो देखो जितने भी वायु परागित वाले पुष्प होंगे या तो जल परागित पुष्प, अगर आप उनकी समानता देखोगे तो दोनों का एक दूसरे से मैच करते हैं। यहाँ पे जो एनिमोफिली वाला फ्लावर है ये हमेशा क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। छोटे के साथ साथ ये रंगहीन होते हैं, यानी इनका कोई भी रंग नहीं होगा। ये कैसे होंगे, व्हाइट कलर के होंगे। इसके बाद ये क्या होते हैं, गंधहीन होते हैं, इनमें कोई भी गंध नहीं होती। एग्जाम्पल जैसे अगर आप गेहूं का फ्लावर देखोगे, धान का फ्लावर देखोगे, है ना, बाजरे का फ्लावर देखोगे, मक्का का फ्लावर देखोगे, आपको क्या नजर आएगा, उनके जो फ्लावर होते हैं छोटे छोटे होते हैं, स्ट्रक्चर उनका व्हाइट दिखता है और इनमें कोई भी गंध नहीं होती। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी और सी दोनों छोटे और रंगहीन होते हैं, यानी कि साइज में छोटे होते हैं और इनका कोई भी रंग नहीं। ठीक है, आया समझ में। 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है। अब 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है बेटा, बताओ। क्लाइफेल्टन सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है, दात्र कोष का अरक्तता होता है, या डाउन सिंड्रोम होता है। तो बताओ, जब अभी मैंने आपको बताया कि जो महिला का, चाहे महिला हो चाहे पुरुष है, गुणसूत्र की संख्या 46 जोड़ा 23, तो आपका 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, सबका समान होता है। और महिला का 23वां XX, पुरुष का XY।
तो जो 21वें जोड़े गुणसूत्र पे जो गुणसूत्र होता है उसके ट्राइसोमी से कौन से आनुवंशिक, यानी कि जब उनमें क्या होगा, जीन म्यूटेशन होगा, तो उसमें कौन सी बीमारी होगी बताओ। अभी आपको मैंने ये चीज बताई है, कौन सी बीमारी होगी बताओ, तो आप बताओगे डाउन सिंड्रोम, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर 21वां वाला क्या है बेटा, जो क्रोमोजोम है वो XX है, तो यहाँ पे एक क्रोमोजोम की क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है, तो ये हो जाते हैं XX, तो ये होते हैं ट्राइसोमी, ठीक है, और इससे हो जाता है डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम, जो कि व्यक्ति की मान लो 15 से 17 के बीच में क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, इसके बाद ये मंद बुद्धि के हो। ओके, अगला क्वेश्चन, एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णांध थे, यानी कि एक ऐसी सामान्य दृष्टि वाली महिला है जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके जो पिताजी थे वो क्या थे, वर्णांधता थे, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस थे। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, जिसमें लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाना, वो हर रंग का भेद कर लेंगे लेकिन रेड और लाल में भेद नहीं कर पाएंगे कि लाल है कि हरा, ठीक है। की शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वर्णांधता की संभावना इनमें से क्या होगी। देखो, एक ऐसे कपल्स है, मानो एक क्या है, मेल है, ठीक है, और दूसरी क्या है, फीमेल है, ये दोनों बेटा क्या है, सामान्य दृष्टि वाले हैं, ये दोनों क्या है, सामान्य दृष्टि, यानी इनकी कोई भी जो आईज है उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस जो महिला के जो फादर थे उनमें ऐसी प्रॉब्लम थी, क्या थे वो, वर्णांधता थे, क्या थे, हालांकि पिता में दिक्कत थी, फादर में वो कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित थे, लेकिन इस पिता की जो पुत्री आई इसमें ऐसे कोई भी लक्षण नहीं आए, क्या हुआ, कोई भी लक्षण नहीं आए, लेकिन ये भी सामान्य है, और इस सामान्य स्त्री जो लड़की है इसका जो शादी हो रही है एक सामान्य दृष्टि वाले लड़के या पुरुष से हो रही है, तो इनमें जो संतति होगी, ठीक है, तब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वर्णांधता की संभावना क्या होगी। अब आप बताओ, जिस बच्चे ने चैप्टर नंबर 5 जो वंशागतिकता विविधता का सिद्धांत नहीं पढ़े होंगे वो जाके पढ़ लेंगे, ठीक है। देखो, मेंडल जी का, जो मेंडल जी है उनको, जो ग्रेगर जॉन मेंडल है उनको हम जेनेटिक ऑफ फादर बोलते, फादर ऑफ जेनेटिक बोलते हैं, यानी कि आनुवंशिकी के पिता कहते हैं। उन्होंने क्या किया है, आनुवंशिकता का नियम दिया है, उनके नियम के अकॉर्डिंग वो क्या बोले थे, जैसे उन्होंने जब प्रभावी लक्षण में क्या बोला था कि वो जब लंबे और बौने पे कार्य किए, तो उनकी जो पहली पीढ़ी आई, लंबे पौधे बौने पौधे के बीच में जब उन्होंने क्या कराया, संकरण कराया, तो उनकी जो पहली पीढ़ी आई थी वो क्या आई थी, लंबेपन को शो की थी, बौनेपन को शो नहीं किया, लेकिन जैसे ही दूसरी पीढ़ी आई, दूसरी पीढ़ी में बौनेपन ने भी शो किया। सेम यही बात है बेटा, यहाँ पे फादर ग्रसित थे, लेकिन इनकी जो पहली पीढ़ी है, इस पिता की पहली पीढ़ी में जो उसकी पहली पुत्री आई उसमें ऐसी कोई भी पहली पीढ़ी में कोई ऐसा नहीं था, लेकिन आपको बताना है कि जो दूसरी पीढ़ी आएगी, क्या दूसरी पीढ़ी में कितनी चांस होंगे इस वर्णांधता के, बताओ। ऑप्शन क्या है, 25% वर्णांध जो पुत्र एवं लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाले पुत्री। सेकेंड बोल रहा है 50% वर्णांध पुत्र एवं 50% सामान्य दृष्टि वाली पुत्र, 50% वर्णांध पुत्र एवं 50% वर्णांध वाली पुत्र, या सभी पुत्र सामान्य दृष्टि वाले एवं वर्णांध पुत्र। तो बताओ 22 का राइट आंसर क्या होगा बेटा, यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये, यानी कि 25% वर्णांध पुत्र एवं लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाली पुत्र। अब बताओ कैसे, देखो क्या होता है कि जो आनुवंशिक जो बीमारियां, सॉरी, जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, ठीक है, जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो लक्षण जो होते हैं हमेशा पिता से पुत्री में, और जो पिता का लक्षण होगा वो पुत्री में, और माता से लक्षण कहाँ जाएगा, पुत्र में जाएगा। ध्यान देना, पिता का लक्षण पुत्री में जाएगा, माता का लक्षण किस में जाएगा, पुत्र में जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या दिख रहा है
ये पिताजी जो थे वर्णात थे, लेकिन इनकी जो पहली पीढ़ी आई, जो पुत्री आई, इनमें कोई भी, ये मेंडल का प्रभावी नियम है, ठीक है, कोई भी लक्षण शो नहीं किया। लेकिन जैसे ही इनकी दूसरी पीढ़ी आई, इस पिता की दूसरी पीढ़ी में 25% पुत्र क्या आ गए, वर्णात आ गए, बाकी 75% जो लड़कियां थी वो इस रोग से ग्रसित नहीं है। यानी कि माता से जो लक्षण थे किस में गए, पुत्र में गए, और पुत्र में कितने गए, 25%। तो ये ध्यान देना कि माता के लक्षण पुत्र में जाते हैं और पिता से जो लक्षण होते हैं वो पुत्री में। तो जो ये क्या था, ये जो पिता था ये समान दृष्टि वाला था, इसके भी पिता समान दृष्टि वाले थे, इसलिए पुत्री में नहीं गया। ये महिला समान दृष्टि वाली थी, लेकिन इसके पिता समान दृष्टि वाले नहीं थी, आनुवंशिक बीमारी थी, इसलिए इसमें चांसेस गए। ओके, एक बालक का रुधिर वर्ग वो है। अब एक बालक है जिसका ब्लड, ठीक है, जो रुधिर वर्ग क्या है बेटा, एक है, तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग बी है, तो उसके पिता का जीन प्रारूप इनमें से कौन होगा, बताओ। जीन प्रारूप, अब आप बताओ जीन प्रारूप क्या होगा। मानो एक क्या है, बालक है, ठीक है, एक बालक है जिसका ब्लड ग्रुप बेटा क्या है, वो है, ठीक है, और उसके पिता का रुधिर वर्ग क्या है बेटा, जो पिता है, पिता का जो रुधिर वर्ग होगा वो क्या हो जाएगा, बी होगा, ठीक है, पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा, बी होगा, ठीक है। इनमें आप बताओ इनका जीन प्रारूप इनमें से कौन सा होगा। देखो, अगर देखो ब्लड के टाइप्स, आप जब आप ब्लड देखते हो, ठीक है, टाइप्स आप ब्लड देखोगे तो टाइप्स आप जो ब्लड होते हैं वो आपके 4 होते हैं, ठीक है, कितनी होंगे, 4। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप, ठीक है। इसका अगर आप देखते हो, इनमें जो बेटा एंटीजन होगा तो ब्लड ग्रुप इसको ऐसे डोनेट करते तो इस पर ये एंटीजन, ये एंटीजन, ठीक है। अगर आप बी देखोगे, ठीक है, अगर इसका लक्षण प्रारूप देखोगे, लक्षण प्रारूप देखोगे तो इस प्रकार, ठीक है। इसी तरह जब बी देखोगे तो यहाँ पे बी बी, ठीक है। ये देखोगे इसका लक्षण प्रारूप तो यहाँ पे एक पे एंटीजन ए और एंटीजन बी, ये लक्षण प्रारूप होता है, यानी कि फिनोटाइप हो गया, ठीक है। इसके बाद इसका देखोगे तो इसमें कोई भी एंटीजन नहीं, तो यहाँ पे ये एब्सेंट का एंटीजन हो, ठीक है। अब ये क्या हो गया बेटा, इसका फिनोटाइप हो गया, क्या हो गया, फिनोटाइप, फिनोटाइप। लेकिन जब आप क्या देखोगे, जीनोटाइप देखोगे, क्योंकि जीन प्रारूप देखना है, जीनोटाइप, तो बेटा जीनोटाइप में आपको चेंज नजर आएगा, क्या नजर आएगा कि इनका क्या हो जाएगा, अगर ये क्या है आपके यहाँ पे, ये आपकी है आई ए, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई ए, ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी जीन प्रारूप 0 और यहाँ पे आई बी, यहाँ पे जीन प्रारूप क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके होता जाएगा। तो बताओ 23 का राइट आंसर क्या होगा, बेटा 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि इनका जीन प्रारूप आपको I0 और IB नजर आएगा, और अगर आप इसका लक्षण प्रारूप देखोगे तो ये होगा, फिनोटाइप देखोगे तो ये, और जीनोटाइप देखोगे तो ये होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, ख राइट आंसर। ध्यान से सारे क्वेश्चन को समझना, टाइम लगेगा, जल्दबाजी नहीं है कि जल्दी करिए जल्दी करिए, एक एक लाइन को समझो, आगे आपको हेल्प करेगा, ठीक है। चलो, मेंडल ने प्रतिपादित किया संलग्नता का नियम, आनुवंशिकता का नियम, थर्मोडायनेमिक्स का नियम, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आनुवंशिकता का नियम। तो मेंडल जी थे, कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे उन्होंने क्या किया था, आनुवंशिकता का नियम दिया था। और कितने नियम थे बेटा, 3 नियम थे, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अभिवन का नियम और युग्मक शुद्धता या पृथक्करण का नियम। ये तीनों नियम इन्होंने दिए थे। तो अभी आपने जो वो देखा वर्णादिता वाला, वो आपका क्या था, जो प्रभाविता का नियम, ठीक है, जो स्वतंत्र अभिवन का नियम, ये मेंडल के लॉ होते हैं। ओके, नेक्स्ट, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं,
प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अभिवन का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा जो पृथक्करण का नियम होता है इसको हम एक और नाम देते हैं, वो कहते हैं युग्मक शुद्धता का नियम। शुद्धता का मतलब क्या हो रहा है कि अगर मान लो ये कैपिटल टी से क्या करा रहे हैं, संकरण करा रहे हैं, तो इनकी जो दूसरी पीढ़ी आ रही है उसमें शुद्ध जनक आ रहे हैं। क्या आएंगे? शुद्ध जनक, यानी कि लंबे पौधे आएंगे, बौने पौधे। ठीक है, तो यही युग्मक की शुद्धता का नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है किसमें? प्रभाविता में, पॉलीमरेज में, एपिस्टेसिस में या अप्रभाविकता में। तो बताओ, अगर एक जीन जोड़ा है वो दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है, किस में रोकता है? प्रभाविता में या पॉलीमरिज्म में या एपिस्टोसिस में या अप्रभाविकता, किस में? बताओ 26 का बताओ। तो बेटा आपका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप क्या बताओगे? एपिस्टेसिस में। एपिस्टेसिस में होता है कि इनमें एक जीन जोड़ा होता है वो दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है। इसमें एपिस्टेसिस में कि एक जीन जोड़ा अगर है तो वो दूसरे जीन जोड़े के जो प्रभाव होता है उस प्रभाव को रोकेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। प्रभाविता का नियम है, संलग्नता का नियम है, युग्मक शुद्धता का नियम है या स्वतंत्र अभिवन का नियम? बताओ, एकदम बिल्कुल इजी सा है, फटाफट आंसर दो, फटाफट आंसर दो, बिल्कुल ही इजी सा है। बताओ, जो मेंडल के नियम का एक अपवाद है, जो मेंडल जी हैं, तो मेंडल जी के नियम का एक अपवाद क्या है? क्या है आपका? प्रभाविता, युग्मक की शुद्धता या संलग्नता या स्वतंत्र अपविवन, क्या है? बताइए। आप बोलोगे कि मैम तीनों तो नियम, प्रभाविता का नियम, युग्मक शुद्धता का नियम और स्वतंत्र अभिवन का नियम किसका? मेंडल जी का ही है। तो बचा कौन सा? एक, यानी कि संलग्नता का नियम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विभिन्नताओं का स्रोत है समसूत्री, निवेशन, उत्परिवर्तन या अर्धसूत्री? बताओ, जो वेरिएशन आ रहे हैं, जो विभिन्नता आ रही है, तो विभिन्नताओं के स्रोत क्या होती हैं? समसूत्री होता है जो विभाजन हो रहा है, जो हमारी सेल डिवाइड हो रही है, तो उसमें मियोसिस डिवीजन होगा तब, माइटोसिस होगा तब, या निवेशन होगा तब, या उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन होगा तब। तो बताइए विभिन्नताओं का स्रोत क्या होता है? जो विभिन्नता आ रही है, जो वेरिएशन आ रहा है, वो क्या है? बताइए। विभिन्नता आ रही है, अगर किसी भी लक्षण, कोई भी एक कपल्स है, उनकी जो पीढ़ी आ रही, पीढ़ी में जो वेरिएशन आ रहे, जो विभिन्नताएं आ रहे, तो विभिन्नताओं के स्रोत क्या होते हैं? क्या होगा बेटा आपका? उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन। म्यूटेशन। अब इस म्यूटेशन में बेटा किसका म्यूटेशन होता है? इनमें होगा जीन का। किसका? जीन का। ओके, क्योंकि सारे जो लक्षण हमारे जीन पे तो है, हमारा क्रोमोजोम है। ठीक है, ये जो क्रोमोजोम है, इस क्रोमोजोम के अंदर क्या है बेटा? डीएनए है। ठीक है, ये डीएनए है। ये डीएनए हमेशा क्या होता है? सिंगल होता है। जब ये डीएनए है तो इस डीएनए के अंदर क्या भाई? जीन है। तो ये अलग अलग जीन होते हैं, बाल के कलर का जीन, आँख के कलर का जीन, हमारे स्किन का जीन, तो हमारे जितने भी अलग अलग होते हैं उसमें क्या होते हैं? जीन होते हैं। तो इन्हीं में जो जीन में क्या होता है? क्रोमोसोमल विकार यानी कि जीन म्यूटेशन होगा, जीन का उत्परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्रॉसिंग ओवर किस अवधि में होता है? क्रॉसिंग ओवर बताओ, लैप्टिनिन, साइटोकाइनेसिस, पैक्टिन या डाइकाइनेसिस? बताओ 29 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? पैक्टिन में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी, यानी कि पैक्टिन में होता है। लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? बताओ, कौन सा ऐसा जो रक्त समूह है वो सार्वभौमिक रक्तदाता है? ए ब्लड ग्रुप ए, बी ए बी या ओ? बताओ सार्वभौमिक रक्तदाता कौन से होते हैं? बेटा सार्वभौमिक का बताओ, सार्वभौमिक रक्तदाता इनमें से कौन से होते हैं? फटाफट बताओ।
ठीक है, तो बताओ ब्लड ग्रुप ए बी सी और डी, एकदम लास्ट क्वेश्चन है और एकदम सही सही बताओ। देखो तो आप एक एक तो आपका ब्लड ग्रुप ए और बी को छोड़ दो, जो आपका ब्लड ग्रुप वो है, ठीक है, और एक ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, ठीक है। तो देखो जो ब्लड ग्रुप ए और ए बी है ये क्या होते हैं, सर्वदाता। सर्वदाता का मतलब सबको देने वाला, ठीक है। और ये क्या होते हैं, सर्वग्राही। सर्वग्राही का मतलब सबका लेने वाला, सबका लेंगे, ये सबको देंगे, ये लेंगे किसका, सिर्फ वो का, किसका लेंगे, वो का। लेकिन आपको पता है जब ब्लड का डोनेट होता है, ब्लड आदान प्रदान होता है, तो हालांकि मान लो किसी का हो गया ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप सी, ब्लड ग्रुप डी, तो उसमें बेटा आपका होता है आरएस फैक्टर। क्या होता है, आरएस फैक्टर का भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। क्या होता है, आरएस फैक्टर। जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव वाला बंदा, ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, ऐसा होता है ना। ब्लड ग्रुप जब आप अपने ब्लड ग्रुप देखते हो तो कहते हो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो कोई बोलता है ए नेगेटिव है, कोई बोलता है ये पॉजिटिव, कोई बी पॉजिटिव, ऐसे करके बहुत सारे होते हैं बेटा। ये जो ब्लड ग्रुप वो ही होता है, ये ही सर्व क्या होता है, भौमिक होता है। सार्वभौमिक का मतलब हो जाता है सबको देने वाला, और वो भी सार्वभौमिक में ब्लड ग्रुप वो निगेटिव। क्या होगा, जो ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव वाला होता है वही सार्वभौमिक होता है। तो यहाँ पर आरएस फैक्टर की बात नहीं पूछ रहा है, बस चारों ग्रुप से नाम पूछ रहा है, तो आपका क्या आंसर होएगा वो। और अगर फैक्टर पूछेगा तो ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव, ठीक है। ओ निगेटिव वाला जो ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है, सार्वभौमिक होता है। तो ब्लड डोनेट के टाइम ये फैक्टर भी डिपेंड करते हैं कि ब्लड माइनस है कि प्लस है, ठीक है। क्योंकि जो आरएस फैक्टर होते हैं ना ये दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। तो ये भी इसकी बहुत सारी कंडीशंस होती है, तो ऐसे ही ब्लड डोनेट नहीं किया जाता। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वो, यानी कि बस ये लास्ट हो गया। तो जितने भी आपके 30 क्वेश्चन हैं, इन 30 क्वेश्चन को एकदम सीरियस से, अगर अब तक नहीं पढ़े हो तो एकदम सीरियस होकर तैयार करें, ठीक है। ओके, तो बताओ कौन कौन करेगा, करके आना। और कितने आपने सही किया है और कितने आपका गलत है ये आप बताओगे। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा वो भी बताओ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। नहीं समझ में आया तो भी बताओगे, और कितना सही किया कितना गलत हुआ वो भी बताओ, सारे का देखो। ओके, तो बस आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास होगी ऐसे ही नई टॉपिक के साथ, ठीक है। सभी को बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।